नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे ममता कालिया जी की कहानी बीमारी। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं। टैक्सी की आवाज़ सुनते ही मैं समझ गई थी कि वे हैं। उन्होंने पैसे चुकाकर सामान खींचकर नीचे डाला और ऊपर आ गए। भाई तथा पर्स और हैंडबैग से लदी दिखने वाली उसकी पत्नी। भाई ने अटैची मेज पर टिकाते हुए कहा, कैसी तबीयत है? कोई नौकर होगा सामान लाने के लिए? मैंने कमरे में नज़र घुमाकर देखा। नौकर तो नहीं है, वैसे जीना बहुत चौड़ा और नीचा है। भाई जाने लगा। उसकी पत्नी मेरे माथे पर हाथ रखते हुए बोली, बड़ा लंबा सफ़र है, रास्ते में तकलीफ़ भी बहुत हुई। तुम्हारे भाई तो कुछ करते नहीं हैं, मुसाफिरों से जगह भी मुझे मांगनी पड़ी। मैं मुस्कुराई। भाई होलडॉल घसीट कर लाने में सफल हो गया था। उसने पत्नी से कहा, बस वह बड़ा ट्रंक ही लाना रहा है ना अब। उसकी पत्नी हड़बड़ाकर बोली, उसमें किसी का हाथ न लगवाना, जैसे भी हो धीरे धीरे ले जाओ। भाई परेशानी जताता हुआ फिर चल दिया। उसकी पत्नी ने एक हाथ से ब्रेसियर की तनी कसते हुए पूछा, तुमने पुराना मकान क्यों बदल दिया? कितनी दूर है यह स्टेशन से? टैक्सी ही टैक्सी में 35 मिनट लग गए हैं। मैंने कहा, पहले मकान से ऑफिस पहुंचने के लिए मुझे बस में 50 मिनट लग जाते थे। तुम्हें ट्रेन से आना जाना चाहिए ना? उसने कहा। जब से मैं लोकल ट्रेन से भीड़ में गिर पड़ी थी, मुझे ट्रेन से नफरत हो गई थी। वैसे भी मुझे लगता था कि 30 सेकंड का समय गाड़ी में चढ़ने के लिए नाकाफ़ी होता है और लोकल ट्रेन हर स्टेशन पर 30 सेकंड खड़ी होती थी। भाई मोटा काला ट्रंक लिए कमरे में आ गया था। मैं सोचती थी कि इस बार मुझे काफ़ी बड़ा कमरा मिल गया है, पर भाई के सामान के बाद कमरे का फर्श एकदम ढक गया था। अब कमरे में सिर्फ पलंग, 2 कुर्सियाँ और सामान नज़र आ रहा था। भाई ने बैठकर कहा, चाय का इंतज़ाम तो है ना? मैंने कहा, हाँ हाँ, मेरे पास गैस है और बिजली की केतली भी। भाई की पत्नी बोली, तुम कैसे गुजारा करती हो? कम से कम एक नौकर तो रखना चाहिए था। मैं चुप रही। उन्हें बताना मुश्किल था कि अकेली लड़की की घर के नौकर के साथ क्या क्या अफवाहें जुड़ सकती हैं। नौकरानियों से मेरी बहुत जल्द लड़ाई हो जाया करती थी। वे चोर होती थीं और झूठी। आजकल सामने बनती बिल्डिंग का एक चौकीदार आकर चाय के बर्तन मांज जाया करता था और झाड़ू भी लगा देता था। इससे ज़्यादा काम के लिए उसमें अक्ल नहीं थी। डॉक्टर ने अब तक दवा भी खुद मंगवा कर दी थी। भाई की पत्नी अपना बदन संभालते हुए उठी और रसोई में जा पहुंची। मैंने भाई को आज का अखबार थमाकर आंखें बंद कर ली। मैं बातों से बहुत थक गई थी। मैं थोड़ी सी बात करने से ही थक जाती और सांस तेज चलने लगती थी। बल्कि डॉक्टर को मैंने यह बात कहकर इतना डरा दिया था कि उसने मुझे कार्डियोलॉजिस्ट जाने की सलाह दी थी। कार्डियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट में ऐसा कुछ डिक्टेट नहीं हुआ, पर मैं अस्पताल जाकर इतना थक गई थी कि मुझे कई दिनों तक लगता रहा कि रिपोर्ट गलत है। भाई की पत्नी रसोई से परेशान होती हुई आई और भुनभुनाते स्वर में पति से कहा, मैं सारी रसोई ढूंढ चुकी हूँ, न तो चीनी मिलती है न चाय की पत्ती। मैंने कहा, सब चीज़ें पलंग के नीचे रखी हैं। दूध भी? हाँ, उसका डिब्बा भी नीचे ही रखा है। वह फिर रसोई में घुस गई और थोड़ी देर में ट्रे लेकर आई। वह पलंग पर बैठती हुई बोली, लो भाई, बना लो अपनी अपनी, मैं तो बहुत थक गई। भाई ने चाय के प्याले बना बना कर थमाए। मैंने कहा, मेरे बीमार होने से आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना? मेरा बदन बिल्कुल टूट चुका है, नहीं तो खुद उठती। भाई जल्दी जल्दी बोला, नहीं नहीं, या तो सफ़र की थकान है, वरना दूसरों को तकलीफ देने की तो इसे जरा भी आदत नहीं है। भाई ने रैक पर से मेरी एक्सरे की रिपोर्ट और ब्लड यूरिन और स्टूल टेस्ट की रिपोर्ट उठा ली थी। मैंने कहा, सिर्फ यूरिन रिपोर्ट में शिकायत है। उसकी बीवी ने पूछा, शक्कर तो नहीं है? भाई ने कहा, नहीं, शक्कर नहीं है,
पस है। मैंने उसकी पत्नी से कहा, रसोई में डबल रोटी, मक्खन और जैम रखा है, आप चाहें तो ले सकती हैं। उसने कहा, अचार हो तो बता दो, मठरियाँ हैंडबैग में पड़ी हैं। मैंने कहा, मुझे खुद अचार खाए 5 साल हो गए। उस दिन मैं सारे समय उसे खाना बनाते और परेशान होते देखती रही। मुझे सिर्फ यह अफसोस हो रहा था कि शादी के बाद से लेके अब तक वह वैसी ही रही, वैसी ही बेसलीका और बेअक्ल। बल्कि भाई भी उसके साथ साथ उसी अनुपात में बेवकूफ़ होता जा रहा था। वह उसके साथ रसोई में ऐसे लगा था जैसे कि उसकी पत्नी ऑपरेशन कर रही हो। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग मेरा क्या ख्याल रख पाएंगे। मुझे स्वयं पर गुस्सा आ रहा था। भावुकता के एक बचकाने क्षण में मैंने भाई को बहननुमा चिट्ठी लिख दी थी कि मैं कितनी बीमार और कितनी अकेली हूँ। भाई ने लिखा था कि यह बहुत अच्छा हुआ कि इस साल मैंने अपनी कैजुअल ख़त्म नहीं की, हम लोग आ जाएंगे। भाई ने अगले दिन बाकी की रिपोर्ट ला दी। किडनी में इन्फेक्शन था जिसकी ऑपरेशन वाली स्थिति नहीं आई थी, पर लंबा इलाज चलना था। डॉक्टर ने दवाइयों और इंजेक्शनों की लंबी फहरिस्त लिख दी और बिस्तर में रहने की ताकीद। डॉक्टर ने कहा, जैसे जैसे इन्फेक्शन दूर होगा बुखार अपने आप हटता जाएगा। भाई की बीवी ने पूछा, 99 के आगे तो नहीं बढ़ता बुखार? मैंने कहा, नहीं, पिछले 33 दिनों में 99 ही है। उसने कहा, तुम्हारे भाई कहते हैं कि 99 बुखार नहीं होता, हरारत होती है। हम तो इतने बुखार में घर पर खाना बनाते हैं, कपड़े धो लेते हैं। उसे बुखार आ सकता है यह कल्पना भी मुझे हास्यास्पद लगी। मैं जितनी बार बिस्तर से उठती मुझे लगता कि कमरे का फर्श और नीचे चला गया है। मुझे आश्चर्य होता था कि कैसे बीमार होते ही मैं सबसे पहले चलना भूल गई। भाई सुबह शाम रसोई में पत्नी की मदद करता था। बीच के वक्त में उसे समझ नहीं आता था कि वह क्या करे। मैं उसे अखबार देती तो वह उसे पढ़ने के बजाय ओढ़कर सो जाया करता, जैसे वह खाने और सोने के लिए ही इतनी दूर से चलकर आया हो। मुझे विश्वास नहीं होता था कि इस आदमी ने कभी दफ्तर की फाइलें भी पढ़ी होंगी। एक दिन उन लोगों को मैंने घूमने भेजा था। वे लोग 1.5 घंटे के अंदर फिर घर में थे। भाई ने बताया कि वे स्टेशन से 4 नंबर बस में बैठ गए थे और उसी बस में बैठे बैठे वापस आ गए थे। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या तुम्हारे दफ्तर के लोग तुम्हें देखने भी नहीं आ सकते? मैंने कहा, जो लोग मुझे जानते हैं एक एक बार आ चुके हैं। उसने कहा, तुम्हारे भाई तो एक दिन की भी छुट्टी ले ले तो घर में दफ्तर वालों की भीड़ जमा हो जाती है। मैंने भाई की तरफ देखते हुए कहा, सरकारी दफ्तरों में लोग ऐसे मौके तलाशते ही रहते हैं। पर भाई विरोध के लिए उत्तेजित नहीं हुआ। उस पर पत्नी के हाफने के सिवा किसी बात का असर नहीं होता था। बीमारी के शुरू के दिनों में मुझे दफ्तर के 5 लोग एक साथ देखने आ गए थे। 5 आदमियों के बैठने की जगह कमरे में नहीं थी। वे सब विवाहित थे, इसीलिए पलंग के किनारे बैठना उनके विचार में अनैतिक था। आखिर उन लोगों ने मेज से दवाइयों की शीशियां उठाकर मेज खाली की और 2 आदमी उस पर पैर लटकाकर बैठ गए। वे सब दफ्तर से सीधे आ गए थे, अपना अपना बैग और छाता उठाए। उन्हें बराबर चाय की तलब होती रही, जिसे वे कमरे की खूबसूरती की बातें कर टालते रहे थे। उन्होंने रेडियो चलाया था और डिफ्यूज़र रसोई से सबके लिए पानी लाया था। मुझे बराबर बुरा लगता रहा था कि उन लोगों ने मेरी बीमारी की बाबत पर्याप्त पूछताछ नहीं की। वे आपस में ही बातचीत करते रहे थे, बिस्तर पर पड़े पड़े, और डॉक्टर के नुस्खे लेकर मुझे अपनी बीमारी खासी महत्वपूर्ण लगने लगी थी। मैं चाहती थी कि विस्तार से बताऊं कि बीमारी कैसे शुरू हुई और इस बीमारी में सुधार की रफ्तार कितनी धीमी होती है। बावजूद इसके कि अब तक 155 रुपये की दवाइयाँ आ चुकी हैं और 125 रुपये एक्सरे में लग गए हैं। भाई की छुट्टियाँ खत्म होने लगी थी और वह हर बार डॉक्टर से यह जान लेना चाहता था कि मैं पूरी तरह ठीक कब तक होंगी। वह मेरी बीमारी के प्रति काफ़ी जिम्मेदार महसूस कर रहा था। उसने कहा, अच्छा हो तुम हमारे ही साथ अहमदाबाद चलो, वहाँ इसके साथ तुम्हारा मन भी लग जाएगा। वह अपनी बीवी को हमेशा सर्वनाम से ही संबोधित करता था। मैंने कहा, मन लगना मेरे लिए कोई समस्या नहीं और सफ़र के लायक ताकत मेरे अंदर है भी नहीं।
वास्तव में मैं उसकी पत्नी के साथ मन लगाने के सुझाव से ही घबरा गई थी। मुझे यह भी पता था कि मेरी इस बीमारी को वह संदिग्ध समझ रही है। उसके ख्याल में कुंवारेपन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होना, चाहे किडनी में ही सही, सरासर दुश्चरित्र होने की निशानी थी। एक वह मुझे सोता समझ यह बात अपने पति से कह रही थी। भाई की अपनी समझ शायद ऐसे मौक़ों पर काम नहीं करती थी। वह चुप ही रहा करता था। भाई को अचानक एक मौलिक विचार आया। उसने कहा, सुनो, ऐसी तकलीफ़ में अस्पताल अच्छा रहता है, बल्कि तुम्हें बहुत पहले अस्पताल चले जाना चाहिए था। यहाँ कोई टहल फिक्र करने वाला भी तो नहीं है। मैंने कहा, हाँ, अस्पताल में काफ़ी आराम मिलता है। भाई ऐसे कामों में खूब मुस्तैद था। उसने 3 घंटे बेतहासा दौड़ धूप की और शाम को पसीना पोंछते हुए सफल आदमी की तरह घर लौटा। उसकी पत्नी उसकी कामयाबी से प्रसन्न होकर फौरन चाय बनाने रसोई में चली गई। मैंने अलमारी से कुछ कपड़े और ज़रूरी चीज़ें निकाली और भाई की पत्नी से कहा कि वह अटैची में रख दे। भाई मेरे सारे डॉक्टरी कागज बटोर रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने देखा कि उसकी पत्नी कपड़ों के बीच बैठी मेरे ब्रेजियर का नंबर पढ़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने भाई से पूछा, तुम्हारे अपने पैसे तो नहीं लगे किसी चीज़ में? भाई ने झेपते हुए अपनी जेब से पर्स निकाला और कई कागज़ उलट पुलट कर एक कागज़ मुझे थमा दिया। उसमें उन पैसों का हिसाब था जो इधर उधर मेरे सिलसिले में आने जाने में खर्च हुए थे और जो फल मेरे लिए लाए गए थे। मैंने भाई से कहा, कैश मैं अपने पास ही रख रही हूँ, ज़रूरत पड़ सकती है। तुम चेक ले लोगे? उसकी पत्नी ने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ हाँ, बैंक अकाउंट है ना इनका। मैंने एक चेक अस्पताल के नाम काटकर पर्स में रखा और एक भाई को थमाया। फिर मैं टैक्सी का इंतज़ार करने लगी। तो ये थी कहानी बीमारी। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।